हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए पायल राजपाल, योर लेक्चरर फॉर सीए फाउंडेशन लॉ एंड बीसीआर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आज आप लोगों को प्रेजेंटेशन सिखाने वाली हूँ कि लॉ के पेपर में आप लोगों को एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करने हैं अपने आंसर्स को। ठीक है, देखो ये जो आज का मेरा वीडियो है वो इंटेंडेड है फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ सीए एग्जाम। इवन इफ आप सीए इंटर में हो या आप सीए फाइनल में हो, आप इस पैटर्न को देख सकते हो कि कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि जो आंसर्स का प्रेजेंटेशन होता है वो हर लेवल पे सेम होता है। सीए फाउंडेशन लेवल में लॉ में दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है केस बेस्ड। बट व्हेन यू गो टू द सीए इंटर एंड फाइनल लेवल, देन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको यही प्रेजेंटेशन जो है वो काम में आने वाली है। बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन आई वॉन्ट टू डिस्कस वन थिंग विथ यू। देखो, अगर आप लोगों में से मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जब आप थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में और आप जब प्रैक्टिकल करते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। थ्योरी पेपर में क्या होता है, थ्योरी पेपर में जो है कि आपको लिखने की स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, और वो जो है आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि क्या लिखना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में थ्योरी पेपर्स में क्या होते हैं, अपने हैंड्स जो होते हैं वो उतना फ्रीली वर्क नहीं करते, वो थक जाते हैं जल्दी। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपको उतना नहीं लिखना पड़ता है और प्रैक्टिकल पेपर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। तो इस वजह से अगर आपकी थ्योरी पेपर में प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है तो देयर इज हाई चांसेस दैट यू आर गोइंग टू मिस सम ऑफ योर क्वेश्चंस इन द एग्जाम। सो बिफोर सिटिंग इन द एग्जाम आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस अ लॉट, और I can say to practice 2 to 3 sets of question papers before sitting. Okay, so चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रेजेंटेशन टिप्स। तो देखो, सबसे फर्स्ट मैं केस बेस्ड क्वेश्चंस लेने वाली हूँ क्योंकि ये जो है वो रेलिवेंट है फॉर ऑल द लेवल्स। उसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, जो कि सिंपली रेलिवेंट है फॉर सीए फाउंडेशन, वो मैं लूँगी। तो सबसे फर्स्ट ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने सीए फाउंडेशन के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिया है। जो फाइनल या इंटर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो बस प्रेजेंटेशन देख लें कि किस वे में मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। आप लोगों को क्वेश्चंस जो है वो अपने एग्जाम लेवल के हिसाब से जो है वो करना है। अगर इन केस आप लोग की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि नहीं मैम, आप एक क्वेश्चंस जो है वो मेरे लेवल का भी लेके आप बता दो कि कैसे प्रेजेंट करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगी। और प्रेजेंटेशन जो है वो मैनर आपका सेम रहेगा, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लक्स एडवर्टाइज्ड दैट रिवॉर्ड ऑफ ₹1000 विल बी गिवन टू पर्सन हु डेवलप्ड स्किन डिजीज in spite of following all the printed instructions after using the soap. Miss Nitya developed the skin disease and claimed reward. The company rejected the claim on ground that offer was not made to her, so there is no contract. Discuss. देखो, ये क्वेश्चंस जो है, जो भी नवंबर 2020 अटेम्प्ट करने वाले हैं उन लोगों ने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस देखा भी होगा और आई थिंक वो लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो ये क्वेश्चन सिंपली ये बोलता है कि एक लक्स कंपनी है जो कि सोप बनाती है, उसने जो है वो एक एडवर्टीजमेंट निकाली और उसमें बोला कि वो एक रिवॉर्ड देगी 1000 का अगर उसका लक्स सोप कोई भी बंदा यूज करता है और उसको स्किन डिजीज होता है, इवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो करने के बाद भी अगर किसी को स्किन डिजीज होता है तो उस केस में लक्स कंपनी जो है वो रिवॉर्ड ऑफ 1000 उस बंदे को देगी। ठीक है, लेकिन जब एक नित्या थी जिसने इसको यूज किया और फॉलो किया सारे इंस्ट्रक्शंस को, इवन आफ्टर दैट उसको स्किन डिजीज हो गया, तो अब वो क्लेम की रिवॉर्ड, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे क्लेम को रिजेक्ट किया और बोला कि नहीं, क्योंकि ऑफर ये जो है वो उस बंदी को नहीं था, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फॉल ही नहीं करेगा। तो यही एक क्वेश्चन है जो कि इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, देखो आई नो कि आप सबको इसका आंसर पता होगा कि क्या होगा, बट हेयर द मेन फोकस इज हाउ टू प्रेजेंट द आंसर इन एग्जाम। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में आपको लिखना है इशू इन्वॉल्व्ड या फैक्ट्स ऑफ द केस। सबसे फर्स्ट में आपको लिखना है कि इस जो पूरे केस लॉ में मेन इशू है क्या, ये क्यों ये क्वेश्चन जो है वो क्यों पूछा जा रहा है, आपको सबसे फर्स्ट में वो लिखना है। तो देखो, जो इशू इन्वॉल्व्ड है उसमें आपको लंबा चौड़ा रामायण नहीं लिखना है, वो आपको एक से दो लाइन में जो है वो रैप अप करना है। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि वेदर द क्लेम ऑफ ₹1000 मेड बाय मिस नित्या फ्रॉम लक्स कंपनी इज वैलिड।
पूरा क्रक्स क्या है इस क्वेश्चन का कि जो क्लेम नित्या ने दिया है और जो इंस्टीट्यूट भी आपसे जानना चाह रहा है, आपका नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा है, वो यही जानना चाह रहा है कि क्या ये जो क्लेम है जिसको कंपनी ने रिजेक्ट किया वो इन रियल जो है वो वैलिड है भी या नहीं। इंस्टीट्यूट भी जो है वो यही जानना चाह रही है। तो आपको भी इशू इन्वॉल्व, जो मेजर इशू इस केस में है वो क्या है, वो यही है। तो आपको जो जब भी अपन इशू इन्वॉल्व देखते हैं तो वो अपन को ये ट्राई करना चाहिए कि एक दो सेंटेंस में वो फिनिश अप कर दे, ठीक है। सेकेंड जो है स्टेप में आपको लिखना है रेलिवेंट प्रोविजन। जो भी ये केस आपको दिया गया है उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो एक्ट में क्या दिए गए हैं, अलोंग विथ स्पेसिफिकली पॉइंटिंग द सेक्शन इफ यू रिमेंबर। देखो अगर आपको सेक्शन याद नहीं है या याद है बट एग्जाम हॉल में प्रेशर की वजह से आपको याद नहीं आ रहा है, तो कभी भी अटेम्प्ट मत करना इस सेक्शन को, गलत बिल्कुल मत लिख के आना, क्योंकि अगर आपने गलत लिखा और इवन दो आपका कंक्लूजन सही है बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से अगर आपको सेक्शन याद नहीं है, वेल एंड गुड, आप मत लिखो, बस आप लिख दो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और अगर आपको सेक्शंस याद हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अपन को पता है कि ये जो है वो जनरल ऑफर का क्वेश्चन है, बट बिफोर डिस्क्राइबिंग द जनरल ऑफर ये बहुत जरूरी है कि आप डिस्क्राइब करो कि ऑफर क्या होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो भी आंसर देता है वो बहुत डिटेल्ड वे में देता है, वो हर एस्पेक्ट को जो है वो क्लियरली डिफाइन करता है फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू द एंड। सो हम लोग को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले अगर कोई प्रोविजन है जो कि इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू दैट, तो आपको पहले उसको हाईलाइट करना है। तो देखो जैसे कोई भी आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप सेक्शन लिखोगे, अगर आपको सेक्शन याद है, और वो सेक्शन किस एक्ट का है आप वो बताओगे। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है ऑफर को। देखो ये केस है जनरल ऑफर का, तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि ऑफर क्या होता है। और देखो जब भी आपको एग्जामिनर का पॉइंट, एग्जामिनर का जो अटेंशन है वो अपने तरफ ड्रॉ करना है, तो आपको सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसको हाईलाइट करना होगा, और इट मीन्स आपको एग्जाम हॉल में उसको अंडरलाइन करना होगा। वहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन नहीं होते हैं, आपको सिर्फ ब्लैक पेन यूज करना है। तो आप कैसे अटेंशन ड्रॉ करोगे, बाय हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। आपको हाईलाइट करना ही करना है, ये बहुत मैंडेटरी है फॉर ड्रॉइंग द अटेंशन, क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका एक एक लाइन बैठ के पढ़ेगा, उसके पास इतने सारे कॉपीज होते हैं चेक करने। तो आप कैसे अटेंशन ड्रॉ करोगे, बाय हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बाय चेंजिंग द पैराग्राफ्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। तो आप सीधा एक पैरा फॉर्म में मत लिखते जाना जैसे कहानी लिख रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर नहीं पढ़ने वाला है आपका, वो इरिटेट हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लिखना है, आप पैरा चेंज करो, आप हाईलाइट करो, ताकि एग्जामिनर समझ सके कि हाँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है। तो ऑफर क्या होता है, ऑफर का मैंने डिफिनीशन दे दिया, आई होप आप सबको पता होगा, तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। उसके बाद आप डिफाइन करोगे कि जनरल ऑफर। तो फर्दर व्हेन एन ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज इट इज कॉल्ड जनरल ऑफर विच इज एक्सेप्टेड बाय एनीवन सेटिस्फाइंग द कंडीशन। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन में था कि उसने सारे प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, उसके बाद भी उसको जो है वो डिजीज हो गई। तो यहाँ पे अपन वही बता रहे हैं कि बाय सेटिस्फाइंग द कंडीशन, अगर कोई बंदा जो कि ऑफर जनरल ऑफर है उसके सारे कंडीशंस को अगर कोई बंदा सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स कि उसने उस ऑफर को एक्सेप्टेंस दी है, और अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया है इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इंटर हो चुका है। तो यहाँ पे ये कंडीशन से अपना फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। रेलिवेंट प्रोविजन के बाद में आपको लिखना है गिवन केस, कि इस केस में अब क्या हो रहा है। देखो फैक्ट्स इन्वॉल्व और गिवन केस में डिफरेंस ये है कि फैक्ट्स इन्वॉल्व में अपन मेन जो इशू है वो दिखाते हैं, और गिवन केस में थोड़ा डिटेल देते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो देखो गिवन केस में मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने बताया है कि नित्या को जो है वो डिजीज हो गया इवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस विच इज गिवन इन द एडवर्टीजमेंट, एंड थस नित्या क्लेम द रिवॉर्ड ऑफ इतना विच इज रिजेक्टेड बाय द लेटर। देखो गिवन केस में भी ये नहीं है कि आपको लंबी पूरी कहानी लिखनी है 4-5 पेज की, क्योंकि इंस्टीट्यूट एंड जो एग्जामिनर है उसको भी पता है कि हाँ क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है। तो आपको जो है उसको एक समरी फॉर्म में 2 से 3 लाइन के अंदर या 2 लाइन मैक्सिमम के अंदर आपको उसको रैप अप करना है, ठीक है। तो उसमें कितना स्मार्टली आप वर्ड्स को प्रेजेंट करते हो कि आपका सारा चीज जो है वो उसमें आ जाए, तो वो आपको देखना होगा एग्जाम में। और वो कैसे होगा, वो होगा प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ आपको कैसे लिखना है इस चीज को। तो यहाँ पे अपन गिवन केस देते हैं कि इस केस में क्या बोल रहा है, और लास्ट में जो है वो कंक्लूजन देते हैं। देखो
क्योंकि ये जो केस है वो एक स्पेसिफिक केस जो रियल केस लॉ है उससे रिलेटेड था, तो अगर आपको रियल केस लॉ याद है तो आप वहाँ पे मेंशन करना, और यहाँ पे मेन मार्क्स जो होते हैं वो रियल केस लॉ के ही होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपने वो केस लॉ पढ़ा है कि नहीं और आप उसको जो है वो लिंक कर पा रहे हो कि नहीं। जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसका मेन अटेंशन यही, क्योंकि उसको पता है कि हाँ आंसर आपको पता होगा, लेकिन जो केस लॉ वो जानना चाह रहा है आपके से वो आपको पता है कि नहीं वो ये देखना चाहता है। तो अगर आपको केस लॉ याद है तो आप वहाँ पे मेंशन करो। जैसे लास्ट में कंक्लूजन जब आप दोगे तो आपको वहीं पे लिखना है कि मैंने इस केस लॉ से ये कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ किया है। तो रेफरिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये फेमस केस लॉ है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये उसी से केस लॉ से रिलेटेड यहाँ पे केस था। तो क्लेम फॉर रिवॉर्ड मेड बाय मिस नित्या इज वैलिड। देखो कंक्लूजन में आपको कंक्लूजन देना होता है, जो भी क्वेश्चन है वैलिड है, मेंटेनेबल है, टिमेबल है कि नहीं, वो आपको वर्ड लिखना ही है कि आपका कंक्लूजन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, और उस जो भी आप कंक्लूजन दोगे उसको आपको हाईलाइट करना है, इट मीन्स अंडरलाइन करना है। As offered here is general offer which can be accepted by anyone fulfilling the condition. Miss Nitya meet all the conditions and thus eligible for reward. तो आई होप आपको क्लियर होगा कि केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में अपने लोग इशू जो होता है, इशू इन्वॉल्व या फैक्ट्स ऑफ द केस वो बताते हैं, उसके बाद रेलिवेंट प्रोविजन बताते हैं, उसके बाद गिवन केस बताते हैं, एंड लास्ट में जो कंक्लूजन अपन का ओपिनियन होता है वो दिखाते हैं। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस करने का जो आपको प्रैक्टिस करना है वो इसी मैनर में करना है। जब आप घर पे भी सॉल्व कर रहे हो तो आप सेम पैटर्न फॉलो करो। आप ये मत सोचो कि हाँ मुझे तो आ गया, ये पैटर्न क्या है, सीधा मैं एग्जाम में ट्राई करूंगा, तो वैसा नहीं होने वाला। और मेरी ये स्पेसिफिक एडवाइस आपको सबको ये है कि कोई भी क्वेश्चंस आते हैं लॉ से रिलेटेड, आप ट्राई करो कि आप इसी पैटर्न में फॉलो करो, सेम पैटर्न आप हर क्वेश्चंस के लिए फॉलो करो, और वो तभी हो पाएगा जब आपकी स्पीड होगी, जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। तो ये था केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब मैं चलती हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट फाउंडेशन लेवल पे पूछता है। तो सीए इंटर एंड फाइनल लेवल स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अब आप जा सकते हो। अब मैं स्पेसिफिक सीए फाउंडेशन के लिए डिस्कशन कर रही हूँ। तो देखो फाउंडेशन लेवल पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि 5 to 6 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है कि इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताओ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है। देखो जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा आपको सबसे पहले उसको मिड ऑफ द पेज लिखना है, और वो भी एकदम बड़े में उसको हाईलाइट करके, इट मीन्स अंडरलाइन करके। इंस्टीट्यूट या एग्जामिनर को ये पता चलना चाहिए कि हाँ जो मैंने पूछा उसका क्या स्पेसिफिक पॉइंट है, सबसे पहले आपको उसको हाईलाइट करना है। जैसे आपको इसी वे में लिखना है इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो किसी स्पेसिफिक सेक्शन को रेफर करता है तो आपको नीचे डिस्क्राइब करना है सेम वे में कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन ये ऑफ ये एक्ट ये जो है वो कवर होता है। उसके बाद आपको जो आंसर प्रेजेंट करना है वो हमेशा पॉइंट फॉर्म में करना है। देखो इंस्टीट्यूट जो आंसर देता है, सजेस्टेड आंसर भी रिलीज करता है, वो पैरा फॉर्म में होता है, लेकिन आपको पैराग्राफ फॉर्म नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पैराग्राफ फॉर्म में जब आप लिखोगे तो आपने इंपॉर्टेंट क्या लिखा है या लेस इंपॉर्टेंट क्या है वो एग्जामिनर को नहीं समझता है। अगर आप जो है पैरा फॉर्म में लिखोगे, पॉइंट फॉर्म में लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में लिखा है, तो एग्जामिनर का डायरेक्ट अटेंशन उस पॉइंट पे जाता है, और अगर आप हाईलाइट करोगे उस चीज को तो वो और ज्यादा जो है वो कैच होता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इन पॉइंट वाइज मैनर, नॉट इन पैराग्राफ फॉर्म। जैसे यहाँ पे इसेंशियल्स होते हैं तो वो 6 इसेंशियल्स होते हैं, तो आपको सबसे फर्स्ट बताना है कि हाँ एक अग्रीमेंट होता है, फिर आपको अग्रीमेंट को थोड़ा डिफाइन करना है। अग्रीमेंट को भी जब आप डिफाइन करोगे तो उसको भी आप पॉइंट फॉर्म में करोगे। फिर प्री कंसेंट है उसको भी आप पॉइंट फॉर्म में करोगे। कैपेसिटी है फिर उसको भी पॉइंट फॉर्म में करोगे। उसके बाद फिर जो कंसिडरेशन है, लॉफुल कंसिडरेशन है, सब जो है आपको पॉइंट फॉर्म में करना है, पैराग्राफ फॉर्म में एकदम नहीं करना है। तो जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी आपको पॉइंट फॉर्म में करना है, और केस बेस्ड जो आ रहे हैं उसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आई होप आप सबको क्लियर होगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस के आंसर कैसे प्रेजेंट करने हैं। इन केस कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दिस इज ऑल द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।